He has to go back there. Gee. There's no other way. Right, another moment with us from the RJD, we have Arzu Khan Sahab. Arzu Khan Sahab, नमस्कार. जी नमस्कार नमस्कार. नमस्कार सर, कैसे हैं सर, कैसे हैं, कैसे? फाइन फाइन. वेलकम टू नेशन नाउ सर. मेरा नाम राजीव के बजाज है. आप प्रदीप जी से पहले मिल ही चुके हैं. जी. तो आरजू खान साहब, जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, इतने साल हो गए आदरणीय सम्माननीय नीतीश कुमार जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री विराजमान रहे, और आज तक बिहार की जो स्थिति है, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाए तो बिहार वहीं का वहीं है. ये इसके पीछे क्या राज है सर? मतलब बिहार आगे बढ़ता ही नहीं, ऐसा कैसे? देखिए, ऐसा हुआ क्या है कि इसको मैं साफ तौर से मैं कह सकता हूं आपके चैनल पे बैठ के कि ये पूरी तरह से एक क्लियरिटी के साथ एक करप्शन किया गया है, और ये बताने की कोशिश की गई कि 2005 के बाद जब हम आए तो बिहार बहुत अच्छे हालात में हुए, लेकिन आप हंगर इंडेक्स को देख लीजिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लीजिए, तो पता चलता है कि बिहार वही का वही है. और 125 लाख करोड़ रुपए जो मोदी जो पिछले बार जो दे के गए थे 10 साल पहले, एक पैकेज दिया था उन्होंने 125 लाख करोड़ का. उस पैकेज के बाद अभी जिसको विशेष पैकेज बता के बिहार को दिया गया 56,000 करोड़ का. उसके बाद भी पता चलता है कि मजदूर का पलायन नहीं रुका. बिहार अभी भी भूखमरी में 90 लाख लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं. हंगर इंडेक्स में हम सबसे निचले पायदान पे आते हैं. ये सब के बाद भी अगर हम कहीं ना कहीं अगर पीठ थपथपाते हैं तो बिहार प्रदेश की जनता के साथ हम धोखा करते हैं. और इस तरह जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार पुल और पुलिया गिर रहे हैं बिहार प्रदेश में, जिस तरह से हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत हो गई है कि बरसात में किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ वो ठीक है, लेकिन बिहार में ब्रिज के नीचे मत खड़े हो. तो ये नीतीश कुमार के सुशासन के राज्य में एक जीता जागता करप्शन का एक जो है अभी नमूना कितने ब्रिज गिर गए सर? कितने 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 पुल और पुलिया कितने गिर गए? अभी वो तीसरी बार एक ब्रिज गिरा है सर शायद. अभी टोटल 2 महीने के अंदर 17 पुल पुलिया गिर चुके हैं. 17. और एक तो मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं कि 3,000 करोड़ का एक रानीपुर प्रखंड आता है, जो कि ब्लॉक आता है रानीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में. उसमें 3,000 करोड़ का जो है एक स्ट्रक्चर कर दिया गया पुल का. और उसके सबसे बड़ी चीज ये सोचने वाली चीज है कि उस पुल के अगल बगल में बिहार गवर्नमेंट का कोई भी जमीन नहीं है, ना नहर है, ना तालाब है, ना नदी है, ना ही रोड है. वो आम आदमी जो वहां का होता है, जिसका खाता में जिसका खेत होता है उसके नाम पे हो, और बीचों बीच बना दिया गया, और उसको मुआवजा भी नहीं दिया गया. तो ये इस तरीके से यहाँ करप्शन हुआ है और हो रहा है. लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पीठ थपथपाती है कि हम बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बिहार प्रगति की तरफ अग्रसर है. तो ये कहीं ना कहीं दूर तक ये बिहार प्रदेश के साथ पूरे देश को पता चलता है कि आप ऑक्सफैम रिपोर्ट में पीछे हैं, हंगर इंडेक्स में पीछे हैं. तो ये आपकी सुशासन की सरकार नहीं है, ये आपकी करप्शन की सरकार है, जो चुपचाप आप दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिल के आप एक दूसरे का बंटाधार कर रहे हैं बिहार प्रदेश का, और अपने आपस में खुद बैठ के मलाइयां खा रहे हैं. गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, आपने थोड़ा तो हाईलाइट कर दिया गरीबी और बेरोजगारी का. अपराध बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम समस्या है. तेजस्वी यादव जी ने बार बार इस चीज को हाईलाइट किया, बोला किस प्रकार से होम मिनिस्ट्री टोटली क्रिमिनलाइज्ड हो चुका है, टोटल करप्टेड हो चुका है. पुलिस ऑफिसर्स सिर्फ लिकर माफिया से पैसा एक्सटॉर्ट करने में लगा है, और नीतीश कुमार जी पैसा एक्सटॉर्शन में लगे हैं, लिकर माफिया. तो ये बहुत सीरियस चार्जेस तेजस्वी यादव जी ने लगाया. क्या सचमुच जो डेयरिंग डैशिंग ऑफिसर्स है उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है? अपराध इस पूरा बड़ा है तो... हाँ बोलिए आजू खान साहब जी. देखिए, बिहार में जो है रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो है वो बिहार को चला रहे हैं नीतीश कुमार जी के संरक्षण में. और एक उनका जो गृह जिला है, यानी जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, अगर नीट का पेपर लीक अगर मामला होता है तो पता चलता है कि उसके तार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, जहां के जो कि नीतीश कुमार जी का होम डिस्ट्रिक्ट है. और यही नहीं, अगर बीपीएससी का पेपर लीक होता है तो वो भी वहीं पता चलता है. करप्शन की जो मैं पुल की मैं बात बता रहा था, तो जितने बड़े मंत्री हैं और मंत्री के जो भाई इंजीनियर है बिहार में, उनको बड़ा से बड़ा ठेका दिया जाता है. एक एसपी संगला कंस्ट्रक्शन कंपनी करके है, जो कि पुल एक ही पुल 10 सालों में 3 बार गिर चुकी है. हजारों करोड़ रुपए बिहार प्रदेश वासियों के उसमें लग चुके हैं, लेकिन वो पुल अभी तक कंस्ट्रक्शन उसका पूरा नहीं हुआ. तो इस तरह से करप्शन हो रहा है. और अगर हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं तो ये मोल भाव करते हैं. ये मोल भाव ये करते हैं कि 2005 से पहले वाला जंगल राज नहीं देखा,
2005 के बाद ये चीजें चली। यानी कि अगर इनसे सत्ता में बैठे हुए लोगों से अगर हम सवाल करते हैं तो ये लगता है कि मछली मार्केट में है और मोल भाव करते हैं। जबकि हम एनसीआरबी का डेटा लेके हम लोगों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने पार्टी ऑफिस में बैठ के, और एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हमारे वक्त में जो क्राइम था लाख पे 72 आदमी थे क्राइम होता था, वो चीज यहाँ 272 हो गया है, यानी कि जस्ट डबल से बड़ा हुआ है। बलात्कार सामूहिक वैसे ही हो रहे हैं, करप्शन वैसे ही हो रहे हैं, लूटपाट भी वैसे ही हो रहा है। कई आपको समझ में आया होगा कि बैंक्स जो है वो बैंक लूट लिए गए। तो ये सब होता है, लेकिन जैसे ही हम सरकार के ऊपर ब्लेम लगाते हैं तो वो जैसा लगता है कि मछली मार्केट में बैठी है और वो हमको 2005 से पहले की बातें बताती हैं। हम ये बताते हैं कि 2005 से पहले वो वक्त था बिहार में कि छोटे लोगों को बड़े लोगों के साथ बैठ के खाट पे बैठने का अवसर नहीं मिलता था। उनको कुएं से उनका पानी नहीं पीने दिया जाता था। गांव के बाहर उनको घर बसाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इतना छूत और भेदभाव था। उस चीज को माननीय लालू प्रसाद यादव आए और उस चीज को उन्होंने खत्म किया। तो ये उस वक्त में उस चीज का दौर था। गांव का गांव नरसंहार में मार दिए जाते थे, गांव के गांव कोलैप्स हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे रातों रात जी। तो ये वो दौर था लालू जी का। तो वो समाजवाद के नाते उन्होंने छोटे गरीब वंचित शोषित लोगों को जो है वो आगे लेकर आए और समाज में बराबर का दर्जा दिया, जो कि हमारा संविधान भी कहता है, आर्टिकल्स भी कहती है। उस चीज को इन्होंने किया। तो ये दूसरे तरीके से इसको प्रभाषित करते हैं। लेकिन एक जैसे चीज लगता है बताइए आरजू खान साहब, एक चीज बताइए, बड़ी अजीबोगरीब चीज है। तो मतलब डिफेंस क्या है, नीतीश साहब का डिफेंस क्या है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ही इज सर्विंग हिज 9th टर्म। सर 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, दिस इज हिज 9th टर्म एज चीफ मिनिस्टर। तो अब यहां पर क्या डिफेंस हो सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप क्या मतलब कितना पीछे जाएंगे? जगन्नाथ मिश्रा जी को आप ब्लेम करेंगे, कर्पूरी ठाकुर को ब्लेम करेंगे, किसको ब्लेम करेंगे? मतलब आप बताइए ना। हकीकत यह है ना कि देखिए, प्रदेश की जनता का जनादेश इनको नहीं मिलता है, इनको जनादेश नहीं मिलता है। लेकिन ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है बिहार प्रदेश का कि ये कभी हमारे साथ आके चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके बाद कभी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसे बोलते हैं आप किसको भी वोट दो बनेगा मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है। क्या ये सच्चाई कितना है इसमें? आप किसी को भी वोट दो बनेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नहीं, वो चीजें भी अब खत्म होने के कगार पे है, वो खत्म होने के कगार पे है। ये बात जो कह रहे हैं आप, उसमें सच्चाई है, उसको उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कितने बार, आप सबसे छोटी पार्टी होती है, 42-43 से आपके एमएलए होते हैं और उसके बाद भी जो है जनता का जो जनादेश है उसका अपमान करके आप आते हैं और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। हम लोग ये कह के उनको साथ में लेते हैं कि वो कर्पूरी ठाकुर के साथ में थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ में थे, लालू यादव जी के साथ में थे। तो थोड़ा सा सोशली जो फैक्टर होता है, जो एक सामाजिक अंश है उनके अंदर है। और जब भी उनको लगता है कि हमको भारतीय जनता पार्टी दबा रही है तो हम लोग अपना बाहें फैला के हम उनको साथ में ले लेते हैं। लेकिन इस बार ये लगातार होने के बाद, ये जैसे वक्फ बोर्ड का मामला आया, एनआरसी का मामला आया, अभी 3 तलाक का मामला आया, ये सारी बातें जब हम देखते हैं, या फिर एससी एसटी में जो क्रीमी लेयर अनक्रीमी लेयर की जो बात आई, ये सब में जिस तरीके ये बताइए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात करी है शेड्यूल कास्ट को लेकर के, इसमें इसको लेकर के बिहार में क्या इंपैक्ट रहा है सर, ये बताइए। आप देख ले रहे होंगे, आपको एकदम साफ समझ में आ रहा होगा कि रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान जी, सुरक्षित सीट से आते हैं वो, और वो उनका स्टैंड अलग है, जो कि वो एनडीए में ही है। तो वो कहीं ना कहीं जिस आरक्षित रिजर्वेशन वाले जो सीट से आते हैं, जिस रिजर्वेशन कोटे से उनके 5 एमएलए बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि नहीं, हम जो है आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम एससी एसटी में क्रीमी लेयर अनक्रीमी लेयर के खिलाफ, मतलब हम खिलाफ हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है, काम उनको करना है बन के भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बन के उनको काम करना है। ये दिखाते कुछ है, करेंगे कुछ। अब जीतन राम मांझी को देख लीजिए, जीतन राम मांझी ये नहीं बता पाते कि हमको अब इसका लाभ मिल चुका है, अब हम इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, लेकिन उनको रिजर्व सीट चाहिए। और वो उसी गया के रिजर्व सीट से जो है आरक्षण के बलबूते जो है वो 2 बार सांसद बन चुके हैं। लेकिन ये वो बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि इसमें वर्गीकरण का होना बहुत जरूरी है। तो एनडीए में कई तबका है, जो कई लोग जो बट चुके हैं। लेकिन मैं यही मान के चलता हूं कि चिराग पासवान
और जीतन राम मांझी, ये दोनों में नूरा कुश्ती चल रहा है कि कौन माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीब है। तो आरजू खान साहब, ये जो आज बीजेपी के सोशल मीडिया और बीजेपी पार्टी जनधन 53, जिस प्रकार से उन्होंने 53 करोड़ से ऊपर अकाउंट्स हमने खोले हैं और जनधन के माध्यम से पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम किसान योजना, एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत, पीएम फसल बीमा, पीएम उज्ज्वला, तो बिहार में इसका क्या सीन है? कैसे देखते हो? जनधन का खुलने से क्या गरीबों का उद्धार हुआ है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं? अगर उद्धार हुआ होता तो क्या हंगर इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे होता, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में सबसे पीछे होता? आप ये बताइए। और उसके बाद क्या मैं सबसे बड़ा ये सारे मुद्दे को हटा के एक मुद्दा कहूंगा कि क्या हमारे कंट्री में एक ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन? हम तो उसके लिए मुखालफत, हम ये सब चीजों के खिलाफ हैं, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन के हम पक्ष में हैं। और ये जो जनधन योजना की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं, जैसे आप ये बोलते हैं गैस सिलेंडर हमने सब्सिडी दिया, इतने इतने महीने में जाते हैं, 3-3 महीने में 8 रुपए 9 रुपए आते हैं अकाउंट में, और पता चलता है कि आपको जस्ट मिलता है। आप डिजिटलाइजेशन की बात करते थे कि हम इंडिया को डिजिटल कर दिए। जिस गांव में, उत्तर प्रदेश के जयानगर एक गांव है, वहां बनारस में जो आता है, मोदी जी का अपना संसदीय क्षेत्र है, वहां जो लोगों ने डिजिटल की वजह से वो सारी स्कीमें ली थी अपने पास, उनके ऊपर डबल चार्जेस, डबल मतलब उनको बिल भरना पड़ा है, और वो सब कुछ खत्म कर दिए। जो बैंकों से जोड़ के डिजिटल अपना सब कुछ कर रहे थे, दुकान कर रहे थे, शॉप कर रहे थे, जो भी चीज बेचते खरीदते थे, वो सारा कुछ बंद कर चुके हैं। तो ये इनकी हकीकत है, ये इनकी सच्चाई है। और दूसरे, अगर कोई पार्टी अगर कहीं फ्री देने की बात करता है, कहीं 5 केजी 10 केजी राशन देने की बात करता है, कहीं 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशर्म हैं, कहते हैं कि ये सब चीजों से देश जो है गर्त में चला जाएगा, ये अच्छी चीज नहीं है, और ये खुद अपने से करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, जो सब्जेक्ट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे याद है और आप अभी पटना में हैं आरजू खान साहब, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। यार बिहार में बड़े, जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो उन्होंने एक चीज़ प्रॉमिस करी थी, मुझे याद है, आपको भी याद, आपको तो नेचुरली याद होगा ही। 3 चीज़ें प्रॉमिस करी थी एक्चुअली। एक था बोध गया में गया कॉरिडोर बनाने के लिए, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिए बहुत बड़ा एक कॉरिडोर बनेगा वहाँ पे वगैरह वगैरह, कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, जापान से, हर जगह से बहुत पिलग्रिम्स आएंगे। इट विल बिकम अ ह्यूज प्लेस फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। दैट इज नंबर 1। एक विष्णुपद कॉरिडोर की बात हुई थी। अजीबोगरीब बात यह है कि विष्णुपद कॉरिडोर के बारे में दोबारा निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में भी कहा। इसका मतलब उस पर कोई काम नहीं हुआ है, कहने का मतलब ये हुआ। तीसरी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसके बारे में काम शुरू हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त, और डॉक्टर अमर्त्य सेन को वहां पे चांसलर बनाया गया था, वाइस चांसलर बनाया गया था, उसके बाद वो रिजाइन करके चले गए। इन सब तीनों चीजों के ऊपर कितना काम हुआ है असल में? आप तो वहां पर हैं, आपको तो मालूम होगा। देखिए, जब जिस तरीके से बिहार को पैकेज देने की बात की गई, तो हम लोग इसके अपोजिशन होने के नाते हम लोग सही बात को उठाए थे। संसद के पटल में जितने हमारे जो है इंडिया ब्लॉक के जो लोग सांसद है, वो बताए थे कि बिहार को रीपैकेज करके मिला गया है। ये जो बुद्धा कॉरिडोर की जो बात कर रहे हैं, गया वाला, ये 10 साल पहले भी था। देखिए अब उसको रीपैकेजिंग करके 2014 की बात है, ये 2014 की बात है। जी। तो ये जो है, फिर जो है इसको रीपैकेज किया गया। और अगर हम उसको बता रहे थे, तो जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो बोल रहे थे कि आप लोग खुश नहीं है। पावर प्लांट की जो बातें हैं, जो एनएच की जो बातें हुई थी, जो रोड मिल रहा था, वो सब पुराने पैकेजेस था। जैसे बक्सर पावर प्लांट था, वो पहले से ही 10 सालों से पहले से चल रहा है। यहां तक कि 2013 के हिसाब से जिन लोगों की जमीनें गई हो, उनको अपना मुआवजा तक नहीं मिला है उस रेट पे। तो ये सारी रीपैकेजिंग थी। और उस पे काम कहां हुआ है? काम तो मैं शुरू में ही जब आया तो आपके चैनल पे मैंने बैठ के कहा कि 125 लाख करोड़ के पैकेज जो है नरेंद्र मोदी जी 10 साल पहले दिए थे, और उसको ये दोनों लोग मिलकर डकार गए, खा के हजम कर गए। अब ये 56,000 करोड़ में क्या होने वाला है? रही बात जनता दल यूनाइटेड की, तो मैं इतना ही कहूंगा उनके लिए, माननीय प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी के लिए, कि वो एक वक्त था कि वो पूरे बिहार प्रदेश वासियों का बाल, दाढ़ी और नाखून कटवा रहे थे, और उसको कटवा के सैंपल भेजा था दिल्ली में, ये टेस्ट करने के लिए कि हमारा जो डीएनए है वो भारतीय जनता पार्टी का डीएनए नहीं है।
भाजपा ही नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से मुखर होके इतने मजबूत स्थिति में रहने के बाद भी पैर पड़ने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के, बिहार में अफसरों के पैर पड़ने के काम कर रहे हैं, तो मुझे ये लगने लगा है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का जो डीएनए है वो भारतीय जनता पार्टी से तो वास्तविकता में 58,900 करोड़ का जो यूनियन बजट है, यूनियन बजट में जो पैकेज है बिहार के लिए 58,900 करोड़ का, जी, उसमें से असल में बिहार को कितना मिलने वाला है, मिलने वाला भी है कि नहीं? देखिए 125 लाख करोड़ जिस तरीके से ये खत्म कर गए और उसके बाद भी हंगर इंडेक्स में ऑक्सफैम की रिपोर्ट हम देख लें, गरीबी रेखा से 90 लाख से ज्यादा लोग जो है ऊपर है, ये सब के बाद मिला क्या? वो असली है कि नहीं है, या उसमें पावर प्लांट भी इंक्लूडेड है, बाकी पुरानी हाईवे की स्कीम्स भी इंक्लूडेड है? मैं बताया ना, मैंने बताया कि ये कॉरिडोर ही उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये पावर प्लांट जितने थे, तीनों पावर प्लांट इंक्लूडेड है, हाईवे इंक्लूडेड है, ये सारी कुछ इंक्लूडेड है। ये पहले के ही चीजें थी जिसको रीपैकेज करके फिर दिया गया 58,000 करोड़ रुपए। तो उसी का जो है हम लोग वो है विपक्ष के नाते उस चीज को, उस आवाज को हम लोग मीडिया से लेकर संसद तक उठाने का काम कर रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग बहुत ही बेशर्म टाइप के लोग हैं। इनकी जो चमड़ी है ना, इसका मतलब ये हुआ कि असल में जो पैकेज मिला है बिहार को वो तो 8,000 या 9,000 करोड़ का मिला है, उससे ज्यादा नहीं मिला है, क्योंकि बाकी सब तो एक तो फ्लड मैनेजमेंट में चला गया और बाकी 3 पावर प्लांट में चला गया। तो बिहार को मिला क्या? ये इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब हमको लगता है कि प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार दे पाएंगे। जी प्रदीप जी प्लीज। मोदी जी आए थे, बोले 3 करोड़ लखपति दीदी हमारा टारगेट है, हमारे 3rd टर्म में ये हमारा लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी। बोले 10 साल में हमने 1 करोड़ लखपति दीदी ऑलरेडी बना दिया और 2 महीने में 2 मंथ्स में 11 लाख लखपति दीदी 2 मंथ्स के अंदर बनाए हैं। ने कहा एम्पावरिंग, दीदी को एम्पावर किया, यानी फैमिली को एम्पावर किया। इसे सक्सेसफुल, ये क्राइम्स अगेंस्ट वुमन में डिफेंड करेंगे, अलग अलग चीज में वुमन एम्पावरमेंट मदद करता है कि वुमन अपलिफ्टमेंट एम्पावरमेंट में। तो बिहार में क्या स्टेटस है, बिहार में हमारी दीदियों का क्या हालचाल है? हाउ डू यू सी दैट? क्या एम्पावर हो रहा है, लखपति दीदी बन रहा है वहां पर? देखिए ये सवाल मुझसे है? हाँ आपसे। जी देखिए, बिहार में मैंने बताया कि जो हमारे नेता जो है तेजस्वी यादव जी रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और वो बुलेटिन बता देगा कि बलात्कार, हत्या और महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न कितना बढ़ा हुआ है। तो अब इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? लेकिन जब हम इनसे बातें करते हैं, जब बताते हैं, इनको आईना दिखाने का काम करती है राष्ट्रीय जनता दल, तो ये हमें मोल भाव करने लगते हैं। ये बताने लगते हैं कि 2005 से पहले ऐसा 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 था, जबकि उस समाजवाद की बात को नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो इनसे हमको नहीं लगता है कि, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी से मैच करके काम कर रही है, यानी एनडीए की सरकार काम कर रही है, वो महिलाओं के उत्थान के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करने वाली है। क्योंकि सारे करप्ट जो लोग हैं ना, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पास जो है पड़े हुए हैं। और ये 1-2 चीज नहीं है, कई लोग हैं जो कि पूरा देश जानता है, एविडेंस से पूरा। वो क्या महिलाओं की बात करेंगे, दीदियों की बात करेंगे, उत्थान की बात करेंगे? ये सिर्फ उनका शोषण कर सकते हैं और उत्पीड़न कर सकते हैं, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। और मैं कह चुका हूं आपके चैनल पे बैठ के कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का अब लगता है कि डीएनए एक है। और ललन सिंह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं आजकल संसद में, ये साफ एकदम स्पष्ट हो गया है कि ललन सिंह का वो बयान जनता दल यूनाइटेड का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे बाकी जगह पर होता है, जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि पंडित नेहरू ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, तकरीबन वही चीज बिहार में भी हो रही, एकदम सेम हो रही है। मैं तो शुरू में बता रहा हूं मैं आपको कि जब भी हम इनसे सवाल करते हैं ना, तो ये हमको बैक साइड में लेके जाते हैं और जैसे लगता है मछली मार्केट में मोल भाव हो रहा हो। सर आपसे एक सवाल जो मतलब मुझे व्यक्तिगत सवाल है, शो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहता हूँ। वो भागलपुर राइट्स जो हुए थे 1989 में, उसमें सक्सेना आयोग बैठाया गया था और फिर उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि उनके पास टाइपिंग पेपर नहीं था। 4 साल के बाद वो ख़त्म हो गया था जी। एंड सक्सेना साहब ने आकर के बोला था कि मैं क्या इस पर रिपोर्ट दूंगा, आई डोंट हैव टाइपिंग पेपर, दैट्स व्हाट हैपेंड। उसका कुछ हुआ सर? कोई जेल में गया, नहीं गया? मतलब तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है, बिकॉज वी हैड कवर्ड द एंटायर थिंग, आई स्टिल रिमेंबर 1989,
नहीं, एंड वो आई थिंक अबाउट 1200 पीपल डाइड ओवर देयर, 1200 करीब लोग मरे थे उसमें। जी, हिंदू भी थे, जी, मुसलमान भी थे, ज़्यादातर जी, अंसारी थे, जो बेचारे जो जुराए थे उनको मारा गया था। वो जो भागलपुर की जो टसर सिल्क आती है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा मसला हो गया था। तो उसमें कुछ हुआ कि आपको कुछ है, नॉलेज है कुछ आपको इसके बारे में? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई और ये सब चीजें चलती रही, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये होता है कि पॉलिटिकल स्टंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी हमारे महागठबंधन के सरकार में नालंदा में और सासाराम में 2 जगह दंगे हुए। अभी जो हमारी 18 महीने की जो सरकार गई है उसमें, अभी कुछ महीने पहले की बात है, 1 साल के अंदर की बात है। तो नालंदा में हुआ और क्या बोलते हैं, नवादा में हुआ और सासाराम में हुआ। जब हमारी महागठबंधन के सरकार में, जब हमारी सरकार ने उसके ऊपर जब सिकंजा अपना कसा, तो पता चलता है कि पूर्व एमएलए जो है सासाराम में भारतीय जनता पार्टी के उसमें संलिप्त पाए जाते हैं। और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती है, वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो यही जो डिप्टी सीएम आज के हैं सम्राट चौधरी, वो जी। जाके सासाराम जेल के बाहर धरना देने लगते हैं। तो ये हकीकत है और ये हर वक्त में होते आया है, शायद आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था। जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार में कुछ बदला नहीं है प्रदीप। वक्फ बोर्ड संशोधन, आज तेजस्वी यादव जी का व्हाट इज अ क्लियर कट स्टैंड कहां पर है? भले इट इज रेफर टू द कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी, बट आज भी वही मुहिम चल रहा है वक्फ बोर्ड में, हिंदुओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, पूरे गांव के गांव आपने ट्रांसफर कर दिया है, वक्फ बोर्ड ने बोले कि खाली कर दो 1 दिन में। तो ये अलग अलग चीज, आपका स्टैंड क्या है? तेजस्वी यादव जी का स्टैंड क्या है वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में? देखिए, हम लोगों का स्टैंड एकदम क्लियर है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वक्फ बोर्ड के साथ खड़ी है। और ये जो परसेप्शन है ना, जो तमाम मीडिया चैनल्सों पे चल रहा है कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पे अपना हाथ रख देती है वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है, ये सिर्फ अफवाह है, इसमें सच्चाई नहीं है। और मैं ये मानता हूं एज ए स्पोक पर्सन राष्ट्रीय जनता दल कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से बड़ा कोई भी बोर्ड, कोई भी ट्रस्ट नहीं है। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को के बिना दखल के कहीं भी एक जो चेयरमैन होता है ना, वो भी नहीं चुना जाता है वक्फ बोर्ड का। और बाकायदा बिहार में भी वही होता है। कोई भी अगर इस वक्फ बोर्ड का अगर चेयरमैन चुना जाता है तो बिना नीतीश कुमार के परमिशन के नहीं चुना जाता। बाकायदा रेवेन्यू देती है बिहार गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड जो है। उसी तरह सेंट्रल में भी है, लगभग सालाना 2 करोड़ रुपए के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देती है। तो ये परसेप्शन बहुत ज्यादा है। और इससे आगे एक चीज मैं और कहूंगा, देखिए प्राइवेटाइजेशन के दौर में हम जी रहे हैं 2014 के बाद। जिस तरीके से मोदी जी ने अपने दोस्तों को, अडानी और अंबानी को, मैं खुल के उनका नाम लूंगा, सेना की जमीन सबसे ज्यादा थी, उसमें उन्होंने उन लोगों को घुसा दिया। फिर उसके बाद रेल में उनको फायदा दिलाया। अब तीसरी सबसे बड़ी जो जमीनें थी, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे ही वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल महाराष्ट्र की तरफ से अंबानी जी के घर पे एक सम्मन जाता है कि ये जो आपकी चमचमाती हुई आलीशान जो मकान है, ये जो है वक्फ बोर्ड के जमीन पे रहे, तो आनन फानन में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुरंत अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ये संशोधन बिल लेके आ जाते हैं। सबसे बड़ा सच्चाई यही है। और वक्फ बोर्ड शुरू से जो है, आपको कई स्टेट में आपको मिलेंगे, चाहे वो हैदराबाद हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, हॉस्पिटल है एजुकेशन के लिए। यही बिहार में पटना में जो है वक्फ बोर्ड जो है चलाती है, गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है। और यही हज हाउस में लोग बैठते हैं, पढ़ते हैं, क्वालिफाई करते हैं, बीपीएससी का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। तो ये सब चीजें होती है। और मदरसे चलाए जाते हैं, अनाथ जो विधवा जो औरतें होती हैं, उनको उनकी भी देखरेख की जाती है, उनकी मदद की जाती है। अंजुमन इस्लामिया हमारे यहाँ है पटना में, जो है एक दिन का जो है शादी का खर्च किसी भी अच्छे, जिस तरीके से अंजुमन इस्लामिया है, 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं एक दिन की अगर शादी अगर आप अपनी करवाते, उसमें महज 20,000 में होता है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पे तमाम कटरे बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, जो कि बहुत सस्ते रेट में जो है जो भी कोई अगर लेना चाहे तो उसमें फॉर्म फिलअप करके उसको लेता है और कम से कम रेंट पे लेता है। जैसे कि पटना में या और भी जगह पे जहां 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो पगड़ी जो चलता है, एडवांस जो चलता है, वो सब नहीं देना पड़ता है। जहां 50,000 रेंट होता है महीने का, वहां 1,500, 2,000 लेती है। तो इस तरीके से सबकी मदद करती है। लेकिन ये परसेप्शन फैला जाता है और हम फिर से कह रहे हैं
कि इस देश में संविधान से बड़ा, जुडिशियली से बड़ा कुछ भी नहीं है, और जुडिशियली के अंडर में ही ये आता है, ये सिर्फ परसेप्शन है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया, और छोड़िए, लोकसभा के पटल पे कहा गया कि एपेलेट ट्राइब्यूनल का जो फैसला है इट इज नॉट जुडिशियबल, कि वो अपीलेबल नहीं है। इज दैट? नहीं, एकदम ये भी एक परसेप्शन है, क्योंकि जो ट्राइब्यूनल में भी जो लोग बैठते हैं ना, वो कहीं ना वो किसी डिस्ट्रिक्ट के पूर्व डीएम हुआ करते हैं, या फिर जो है वो वकील हुआ करते हैं बेहतर, या फिर जज हुआ करते हैं, वही लोग ट्राइब्यूनल में बैठते हैं, और वो कोई भी हो सकता है। लेकिन दो तीन जरूरी ऐसे हुए हैं ना सर, देखिए ना आरजू खान साहब, जैसे सूरत की जो म्यूनिसिपैलिटी की जो बिल्डिंग है उसको लेकर के वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर अपना वो भेज दिया कि भैया ये वो है, क्या है, मुगल सराय थी, ये बादशाह हुमायूं ने बनाई थी, ये हमारी है। तिरुचिरापल्ली के एक गांव की बार बार उसकी एग्जाम्पल दी जाती है, 1500 साल पुराना मंदिर है, उस पर कह दिया कि वक्फ बोर्ड उसको क्लीन कर रहा है। तो दो तीन जगह पर ऐसी चीज़ें हुई हैं कि कुछ वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं शायद उन्होंने वाया तरीके से गलतियां करी हों, तो जिसकी वजह से ये परसेप्शन बन गया है। 30 दिन का नोटिस दिया एविक्शन का पूरे एक ऐसा है कि 95% हिंदू सेटलमेंट है, वहां पर 30 डेज नोटिस दिया, आपको एविक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब एक इश्यूज बनते बनते एक इशू बन गया है। तो नहीं सर जी, नहीं, इश्यूज जरूर बन गए होंगे, मैं इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि संविधान से बड़ा और जुडिशियली से बड़ा इस देश में कुछ भी नहीं है, और आदमी जा सकता है। जैसे अभी पटना में फतुहा का एक मामला आया है, गांव में 10 घरों पे चस्पा जो है वक्फ बोर्ड ने कर दिया कि ये जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है। अभी ये 3 और 4 रोज पहले की है, पटना से 50 किलोमीटर आगे फतुहा एक जगह पड़ता है, वहां पे कर दिया। तो वो लोग जो है हाई कोर्ट पटना में, और हाई कोर्ट पटना में ने दिखा दिया कि नहीं, ये जो है उनकी जमीनें हैं, और वही सेम जो कागजात थे वही वक्फ बोर्ड के पास भी थे। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि सूरत में जो क्लेम किया गया था उसमें जो वक्फ बोर्ड का खुद का जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है, उन्होंने उसका बहुत गंभीर व्यू, बहुत सीरियस व्यू लिया है, उस एप्लीकेशन को खारिज किया। और जिसने एप्लीकेशन करी थी और वक्फ बोर्ड के जो लोग थे जिन्होंने उसको फॉरवर्ड किया था, एपेलेट ट्राइब्यूनल ने यह रिकमेंड किया कि उनके खिलाफ एकदम फौरन क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाएं। ऐसा किया गया। लेकिन जी, तो ये बात बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्योंकि आपने अंबानी साहब की बात करी, मुकेश अंबानी साहब की, जो उनका घर है, पहले वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, और वो ज़मीन थी इट वाज एलोकेटेड फॉर जो यतीम मुसलमान बच्चियों के लिए, यतीम बच्चियों के लिए थी, फॉर ऑर्फन गर्ल्स। लेकिन उसका यूज़र चेंज किया गया, वक्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन पास किया गया, माइनॉरिटीज मिनिस्टर उस वक्त हुआ करते थे, उन्होंने उसको पास करवाया और अंबानी साहब को दिया। तो सर वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग में भी तो रिफॉर्म चाहिए। हाँ, ये चाहिए। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि उसमें जो है चाहिए, उसमें जो कमियां है उसको दूर करने के लिए चाहिए, लेकिन उसके लिए भी डेटा एनालिसिस है ना, आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, कब किसके वक्त में क्या हुआ, कौन इस तरीके से कर रहा है, संलिप्त है, तो ये एकदम जरूरी है। तो ये उसमें रहने के बावजूद भी जो अच्छे लोग हैं वो कर सकते हैं, इसको दलदल से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं, जो 40 संशोधन जो मतलब संशोधन करके उसको ये किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि हमको अपने उनको दोस्तों को फायदा दिलाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये है, उसमें ये कहा जा रहा है, एक और चीज बताया जा रहा है कि उसमें हिंदू लोग क्यों नहीं है, हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं है। तो मैं सबसे बड़ा एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि क्या अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं या किसी और मजहब से आते हैं, और अगर आपके मंदिरों में अगर मुसलमान अगर देख रेख करेगा, तो ये आप एक्सेप्ट करेंगे? वही चीज यहाँ भी हो रहा है सर। जैसे केरला में जैसे गुरुवायूर टेम्पल है, बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं, उनके जो बोर्ड्स हैं, जो वहाँ का IAS ऑफिसर डेजिग्नेटेड होता है, वेदर ही इज अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन, वो होता है, ही इज पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ द टेम्पल। उसमें क्या है? ये बहुत सेलेक्टेड जगह पे है, ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, बहुत ही सेलेक्टेड जगह पे है सर। ये जो एग्जांपल्स हैं वो सिर्फ सिलेक्टेड ही तो हैं, हर जगह पे हम तो सिलेक्टिवली ही बात कर रहे हैं ना अभी। हाँ, हम लोग सिलेक्टिवली ही बात कर रहे हैं, ये सच्चाई है। जनरली क्या प्रॉब्लम है? जनरली तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्या प्रॉब्लम है? ये जो है ना, भारतीय जनता पार्टी साहब को एक बार बनाए थे, वो मंत्री थे, वो व्हिच इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, कुंभ का मेला जो था, महाकुंभ मेला, आजम खान साहब चेयरमैन थे महाकुंभ थे उसमें, एंड ही डिड इट वेरी वेल। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टेड कुंभ। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कुंभ को कवर कर रहा हूं पता नहीं कितने सालों से,
पहली बार ऐसा हुआ जब आजम खान चेयरमैन थे, वहां पे एक भी ट्रेजेडी नहीं हुई साहब, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ वहां पे। सो ही डिड अ वेरी गुड जॉब, ऐसी बात नहीं है। बट ऑल आई एम सेइंग इज, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है सरकार? क्योंकि देखिए साहब, शक कहां पर पैदा होता है, पूरी बात देखिए पूरी बात जिस दौर में हम जी रहे हैं 2014 से सर सुनिए ना, 10 साल तक बीजेपी की सरकार रही, इनको अभी क्यों याद आया इसको करने के लिए? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है वो बताएं। मैंने बता ही दिया आपको, प्राइवेटाइजेशन वाली मैंने आपको बात बताई। किस तरीके से देखिए एयरपोर्ट में चले घुसा दिए इन्होंने, रेलवे में घुसा दिया इन्होंने, जो है आपको सैनिक के जमीनों में घुसा दिया, सैनिक में घुसा दिया। अब वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं ये उसको ये देखते हैं, कहीं ना कहीं ये बताते हैं 9,000 करोड़ जो है इसको कितने में 9,000 एकड़ थर्ड लार्जेस्ट बैंक है। हाँ वो तीसरा खान सबसे साहब बड़ा है, थर्ड वो ये लार्जेस्ट बताते हैं। लैंड बैंक इन द कंट्री। अगर वो फ्री हो गया तो देखो कितने जमीन आजाद हो जाएंगे प्राइवेटाइजेशन के लिए। अरे कितनी अच्छा, बिल्डिंग बनेगी आप साहब? इसके साथ आप इसके साथ ये बताइए कि ये क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड के ही साथ चला रहा है क्या? इस तरीके के ट्रस्ट या बोर्ड और नहीं है जहां की जमीनें अपनी दान दी जाती हैं? वक्फ मतलब दान होता है, उर्दू नाम इसका वक्फ होता है, हिंदी में दान होता है। और अगर कोई अपने मन से अगर वो दान किया है तो वो क्या आप उसके मंशा के ही मुताबिक ले सकते हैं ना, या फिर जबरदस्ती इंटरफेयर करके ले सकते हैं? आप मुझे ये चीजें बता दीजिए। चलिए, इट इज नाउ विद द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड सब कमेटी एंड लेट्स सी व्हाट दे रिकमेंड एंड दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, दैट विल डेफिनेटली टेक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये पहली बार हुआ है सर, आजू खान साहब, पहली बार हुआ है कि मोदी साहब कोई बिल लेकर के आए और उसको पास नहीं करा पाए, पार्लियामेंट्री कमेटी को देना पड़ा। पहली बार हुआ। 2 महीने में 5 चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि इस सरकार में जो है 5 चीजें उनको वापस लेनी पड़ी। जैसे अब लेटरल देख लीजिए, लेटरल एंट्री वाला मामला मात्र 72 मिनट में इन्होंने वापस ले लिए, 72 मिनट्स ओनली इन्होंने वापस ले लिए। तो ये है जनता का जनादेश जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इनके अंदर इससे पहले होता था कि जो सरकार में मौजूद नहीं है, जो विपक्षी दल है, उनके अंदर दरार दिखती थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये देखने को मिल रहा है। और इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है मोदी सरकार कि जो अपोजिशन है वो बहुत मजबूत है, और ये सत्ता में रहने के बाद भी 2 महीनों के अंदर 5 चीजें विड्रॉ कर ली है। विड्रॉल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बिल आप जो कह रहे हैं 72 मिनट में वापस ले लिए। यस, ब्रॉडकास्टिंग बिल, वक्फ बिल, रेस्टोरेशन ऑफ इंडेक्सेशन बजट के हिसाब से, और नोटिफिकेशन जो लेटरल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप जो बोल रहे थे, परफेक्टली दैट्स राइट। अ स्ट्रांग ऑपोजिशन, very strong opposition and allies who are more with the opposition than with them। आखिरकार नीतीश कुमार साहब को वापस जाकर के वोट किनसे मांगना उनको मालूम ही ना सर, चंद्रबाबू नायडू साहब को भी मालूम है, ऐसी बात तो नहीं है। इसीलिए तो देखिए ना, वक्फ बोर्ड की जो बात कर रहे थे, जो जेपीसी में भेज दिया, राष्ट्रीय जनता दल का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके अंदर नहीं जोड़ा गया है जी। जो 25 लोगों की या 21-22 लोगों की जो टीमें बनी हुई हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल से इनको क्यों डर था? जबकि ये अपोजिशन में एक बड़ी पार्टी थी ना, यहाँ पे विधानसभा में बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा। और ये देखिए 4 दिनों से लगातार वक्फ बोर्ड पे जो है लल्लन सिंह, नीतीश कुमार, जो यहाँ के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, वो सब लोग 4 दिनों से लगातार मीडिया को बुलाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उनके अंदर खाने बातें क्या हुई। सिर्फ दिखाते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए हितैषी हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुला लेते हैं, आपको सिया वक्फ बोर्ड वाले लोगों को बुला लेते हैं, फोटो सेशन हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये दिखाने की जरूरत होती है कि हम मुसलमानों के साथ हैं। लेकिन मुसलमान प्रदेश का समझ चुका है कि वो हकीकत में नीतीश कुमार जी कितने बार किसके साथ रहे हैं, इसकी लिपापोती हो रही है। और चंद्रबाबू नायडू तो एकदम क्लियर कट है जी। अब देखिए यहाँ जो है रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, वो भी क्लियर वे में चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चल रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच आरजू खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम पटना। आगे भी आपसे बात होती रहेगी बिहार के बारे में। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। But the fact is, as far as the Waqf Board is concerned, I mean, of course, one of the criticisms is that why did you have to think of it now? I mean, 11 years later, why? I mean, Why not earlier? Any reforms? But then, Pradeep ji, from the other side, the question can come in: why not? I mean, it's about time, isn't it? That this thing should be reformed, irrespective of anything else. Because after all, if a place meant for an orphanage for Muslim orphaned Muslim girls, can be given to Mr. Mukesh Ambani to build a house, and that was Waqf land, and Waqf land cannot be sold. That is the charter of Waqf. Then who is to blame for that?
is certainly not the government, it is the Waqf board. Why did they agree? Why are they screaming about it now? Why did they agree at that time? Let's be very clear. I remember we had done the story even at that time. The fact remains that you guys agreed. Why did you agree? Let's be very clear. No, even otherwise, the step is a welcome step in going to the parliamentary committee. In parliamentary committee, as Supriya Sule says, this is the greatest democratic exercise. And it's the first time we are having discussions in parliament, which was never seen before in the last 10 years. Absolutely. So we need to applaud Supriya Sule for, in fact, that's what she penned a column. And in, the one other of thing, and the other thing also newspapers is- saying that yes, how absolutely. democracy has strengthened itself. I agree with you. And I agree with Supriya Sule totally, because at the end of the day, every organization wherein there is some government intervention or which is appointed by the government, there has to be transparency. We need to know what's going on. You can't have a closed in thing where suddenly 3 or 4 people decide ये हो गया ऐसा नहीं होता साहब. जो सरकार है, it is for the people. People need to know what is going on over here, unless of course it concerns national security. Like you can't get up and say that, hey, listen, I need to know how this army operation is being conducted. You can't do that. But as far as the rest of the places are concerned, why not? And I think the Waqf board itself, all the Waqf boards all over the country themselves should subject themselves to scrutiny from the government, very frankly, so that everybody should know that there is nothing wrong. That's my opinion anyway.